प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। क्रमशः पढ़ रहे थे हम। स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, इस निबंध को हमने पढ़ा था और हिंदी भाषा के निरंतर विकास, उसके राजभाषा बनने का, उसके कामकाज की भाषा बनने का, उसके राष्ट्रभाषा बनने के संघर्ष की पूरी लंबी यात्रा को हमने देखा, परखा और अब हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ पुनरावृत्ति के रूप में ये याद दिला दूं बच्चों कि विद्यानिवास मिश्र ललित निबंध लिख रहे हैं। उनके ललित निबंध हम पढ़ रहे हैं और उनके ललित निबंध की विशेषताओं में खासियत ये है कि शैली बड़ी सरल, सहज और प्रवाहमयी है। इन सारी चीज़ों के साथ ही इस निबंध के आगे का अंश हम पढ़ेंगे आज। देखिए क्या कहता है लेखक। अंग्रेजी और उर्दू के गठबंधन का यह तमाशा नया नहीं है। आज से 100 वर्ष पहले भी दो विजेता संस्कृतियों ने हाथ मिलाए थे और विजित संस्कृति ने तब भी घुटने नहीं टेके थे। ये कौन थी? संस्कृत भाषा। संविधान बनने के समय उर्दू परस्तों ने अंग्रेजी का नाम नहीं लिया। वे हिंदुस्तानी के लिए आग्रह करते रहे, पर जब हिंदी प्रदेश के बाहर वालों की प्रेरणा से हिंदी स्वीकार कर ली गई तो फिर से अंग्रेजी के लिए कोशिश की जाने लगी, क्योंकि वे प्रदेश अंग्रेजी को स्वीकार कर सकते थे। फिराक ने हिंदी की सेवा ही की है। उनके दिल का यह गुबार एक म्रियमाण किंतु खतरनाक संस्कृति का गुबार है। वह संस्कृति बनावट, शोषण, गुलामी, विकृत सामाजिक रुचि और छिछले रुमान की संस्कृति है। भारत की संस्कृति के प्रखर ताप से बचने के लिए ये शीश महल विदेशी पौधों के रखरखाव के लिए खड़े किए गए। बहुत सुंदर व्यंग है। बड़ी सरस भाषा में ऐसा व्यंग दिया है मिश्र जी ने कि हमें हिंदी के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी आस्था कैसे याद रखनी चाहिए और हमें हिंदी को व्यवहार में लेते हुए उसको कैसे उत्तरोत्तर प्रगति के सोपान पर बढ़ाते रहना है, इस बात का संदेश इस निबंध से मिलता है। भारत की संस्कृति के प्रखर ताप से बचने के लिए ये शीश महल विदेशी पौधों के रखरखाव के लिए खड़े किए गए। अब अगर इन शीश महलों पर रोशनी के तीर आकर टूटते हैं तो सिवाय इससे कि रोशनी को ही जी भर के कोसा जाए, दूसरा चारा ही क्या रह जाता है। हिंदी साहित्य की परंपरा के बारे में ये कहना कि वह बंधी हुई परंपरा है, कल्पनातीत गज निमलिका है। हिंदी ने प्रभाव मुक्त भाव से ग्रहण किए हैं। वह केवल शहर के गली कूचों की भाषा नहीं है, घुटन भरे और घुटने टेक राज दरबारों की भाषा नहीं है। वह भाषा है गांव देहात के मुक्त गगन की। रेखांकित करिए ये पंक्तियाँ। आंधी पानी की, धूप की, नदी के टेढ़े मेढ़े सीधे बहाव की। हिंदी साहित्य का जातीय बोध किसी एक धर्म, एक विश्वास, एक भौगोलिक सीमा, एक सामाजिक स्तर, एक व्यवहार, एक शाही घराने या एक संप्रदाय तक न कभी सीमित रहा है, न कभी सीमित रहेगा। उसने राष्ट्र की एकता को इसलिए प्रतिध्वनित किया कि विश्व शक्ति का यह तकाजा था कि कोई राष्ट्र पराधीन न हो, दलित न हो। हिंदी साहित्य के शक्तिशाली स्वर ने रूढ़ियों का और जीवन विरोधी शक्तियों का हमेशा खंडन किया है। कठमुल्लापन और पोंगापंथ हिंदी की प्रकृति का कभी भी ग्राह्य नहीं रहे हैं। कबीर और तुलसी ने अशिव शक्तियों को फटकार बताने के लिए जो भाषा अपनाई है, वह भाषा लाग लपेट की भाषा नहीं है। वह प्रखर और स्पष्ट भाषा है। उस भाषा का सहज संस्कार हिंदी के साहित्यकारों के नैतिक साहस से आया है। हिंदी ने इस्लाम से प्रभाव ग्रहण किया, पर वह प्रभाव राज दरबार के माध्यम से नहीं आया। वह प्रभाव आया अलमस्त फ़कीरों के माध्यम से। फ़कीरों के माध्यम से जिनको कट्टरपंथी शहनशाही फांसी पर चढ़वाते थे, और फ़कीर विश्व की समरसता की तलाश में हमारे संतों के सहयात्री थे। हिंदी भाषा
समरसता की भाषा है। हिंदी भाषा गांव की भाषा है। हिंदी भाषा नदी और पहाड़ की भाषा है। हिंदी भाषा मन जन की भाषा है। तो ये जन मन की भाषा में जो नैतिक बोध है वह बड़ा महत्वपूर्ण है और ये भारतीय संस्कृति का आधार और बुनियादी तत्व है। हिंदी ने अंग्रेजी भाषा प्रभाव ग्रहण किया उन तत्व जिज्ञासुओं के माध्यम से जिन्होंने भारतीय जन की संस्कृति संपन्नता को आशंसा की दृष्टि से देखा और जिन्होंने हमारे बौद्धिक प्रकाश में ग्रीक संस्कृति की सी प्रखरता पाई। हिंदी ने प्रभाव ग्रहण किया उन रोमांटिक कवियों से जिन्होंने प्रकृति प्रेम, स्वाधीनता, विश्व मैत्री और समता तथा सामाजिक न्याय के गीत गाए थे, जिनमें से कुछ ने तो दूसरे देशों के स्वाधीनता संघर्ष में अपनी आहुति भी दी। हिंदी ने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले पश्चिमी विचारकों से प्रभाव ग्रहण किया और अंत में इन सब प्रभावों को अपने जीवन प्रतिमान की संगठना में यथोचित स्थान देने के लिए देश के स्वाधीन होने के बाद हिंदी ने अपनी समग्र परंपरा का आकलन किया। उसने अपने को पूरे देश के साथ जोड़ा, पूरे इतिहास के साथ जोड़ा और पूरी विश्व सत्ता के साथ जोड़ा। हिंदी ने एक लंबी यात्रा तय की। हिंदी ने अपनी पूरे इतिहास को, अपने देश को और पूरी विश्व सत्ता को, मतलब ये राष्ट्रीयता की भाषा है, ये एक राष्ट्रीय बोध है, ये एक प्रतिबद्धता है हिंदी भाषा की। अपनी संरचना और संगठना के कारण उसने पूरे विश्व सत्ता को एक जीव कर दिया था। इस जोड़ने की प्रक्रिया में उसे स्वाभाविक रूप में संस्कृत शब्द राशि से सहायता मिली। संस्कृत जन भाषा के रूप में अपना स्थान दूसरी भाषाओं को देने के बाद भी दार्शनिक, बौद्धिक, अनुसंधान और सांस्कृतिक व्यवहार की भाषा 1500 वर्षों तक बनी रही और अभी भी बनी हुई है। हिंदी कोई कोठरी नहीं है जिसमें प्रभाव ग्रहण करने के लिए खिड़की खोलने की ज़रूरत पड़े। ये देखिए लालित्य कितना सुंदर है, बड़ी मधुर भाषा में, बड़ी सरस शैली में, बड़े सहज भाव के साथ और एक तीव्र प्रवाह के साथ मिश्र जी अपनी बात को कहते हैं। वह एक खुला मैदान है जिसमें प्रभाव मुक्त भाव से अपने आप आते हैं। यदि वह कायदे अदब के शिकंजों से बंधी भाषा नहीं है तो यह उसकी शक्ति है, उसका अपराध नहीं। हिंदी साहित्य को काश एक बार परिश्रम करके फिराक साहब पढ़ते तो उन्हें विक्टोरियन युग के महामानवों के पीछे भटकने की ज़रूरत न होती। हिंदी साहित्य की आधुनिक चेतना ने छोटे मानव में भी शक्ति के केंद्र रोपित कर दिए हैं। भारतीय भाषाओं में और साहित्यों में अग्र स्थान ग्रहण करने का हिंदी ने आग्रह नहीं किया। यह इन सब की संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है। हिंदी की यह विनय हिंदी के हीन भाव के कारण नहीं है। अब वह समय आ गया है जब हम हिंदी की संतानों को क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं, सत्य स्थापना के स्वर में यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि राजभाषा होने के लिए हिंदी अब अपने को अपमानजनक शर्तों पर बेचने के लिए तैयार नहीं है। हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत सक्षम भाषा है और संवैधानिक अधिकारों के मिलने के बाद, राष्ट्रभाषा बनने के बाद, देवनागरी लिपि बन जाने के बाद अब हिंदी को कोई भी अपने स्थान से डिगा नहीं सकता है। राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है। हिंदी का साहित्यकार राज स्तुति को, प्राकृत जन के गुणगान को हमेशा तुच्छ और हेय कवि कर्म मानता आया है। वह हमेशा से तेज का उपासक रहा है। वह तेज चाहे छोटे से छोटे आदमी में हो, पर हो वह ऐसा कि उसमें समग्र विश्व का तेज प्रतिबिंबित हो। हम शासन के दबाव के कारण नहीं, अपने दायित्व बोध के कारण समग्र भारत के जीवन के संस्पर्श से हिंदी को पुलकित कर रहे हैं और करेंगे। प्रकाश की किरण देश या विदेश के किसी भी कोने से आए उसे ग्रहण करेंगे, पर उसके साथ ही हम प्रत्येक ऐसी बाधा का या दीवार का भंजन भी करेंगे जो हमें घेरती हो, जो हमारे प्राणों को बंधन में डालती हो और जो हमारे प्रकाश रूंधती हो। हिंदी वालों ने न तो अंग्रेजी का विस्तार किया न उर्दू का। उन्होंने अंग्रेजी की गुलामी का तिरस्कार किया और करेंगे। उन्होंने उर्दू की एक विलग और अस्वाभाविक सत्ता का खंडन किया और करेंगे। रही बात हिंदी प्रदेश में सांस्कृतिक गतिरोध की, यदि आज के राजनीतिक और साहित्यिक नेता अंग्रेजी परस्त
सरकारी नौकरियों में भर्ती को ही संस्कृति का मापदंड मानते हो तो हिंदी प्रदेश सदा से इस ओर से कुछ उदासीन रहा है। एक छोटी सी शिकायत है हिंदी भाषा से लेखक की, और वह है उदासीनता। तो थोड़ी सी उदासीनता उसे किसी कटघरे में खड़ा कर देती है, और स्वाधीनता के बाद, हमारे सशक्त होने के बाद, हमें हिंदी को इस पक्षपात से बचाना चाहिए। यह हमारा राष्ट्र धर्म है, ये हमारी साहित्यिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यदि संस्कृति का मापदंड साहित्य, कला एवं विज्ञान है तो मैं नहीं समझता कि गतिरोध कहाँ है और किस प्रकार है। केवल आंकड़े लीजिए तो हिंदी में सबसे अधिक पुस्तकें छपी है, और उर्दू साहित्य भी न केवल देवनागरी में छप रहा है बल्कि अधिकाधिक मात्रा में उन्हीं जंगली संस्कृत तत्सम शब्दों का पर्याय कोष्ठक या पाद टिप्पणी में देते हुए छप रहा है। यदि वैशिष्ट्य के आधार पर ही परीक्षा करें तो जितना जागरूक और तीव्र प्रयत्न सांस्कृतिक चेतना को उद्बोधित करने के लिए हिंदी में है, वह विश्व की किसी भी समृद्ध आधुनिक भाषा के समकक्ष कहा जा सकता है। यह जरूर है कि हम हिंदी वाले स्वयं अपनी क्षमता और अपनी उपलब्धि के बारे में आत्मविस्मृत रहते हैं। मुझे उन हिंदी के अध्यापकों और हिंदी के हिमायती नेताओं पर बड़ी दया आती है जो हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि हिंदी को अभी बंगला तमिल से सीखना है। कहना यह चाहिए कि प्रत्येक भाषा को और प्रत्येक साहित्य को दूसरी भाषा से और दूसरे साहित्य से, यदि वे भाषा और साहित्य जीवित रहना चाहते हैं तो सीखना ही होता है और प्रतिदिन में कुछ न कुछ देना ही होता है। ये बहुत स्पष्ट बात है कि वह भाषा जो दूसरों से सीखती है, दूसरों को देती है, दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करती है और अपने में सम्मिलित कर लेती है, वह भाषा उतनी ही समृद्ध होती है। उसकी भाषा का प्रभाव और उसकी भाषा का विस्तार उतना ही अधिक संभव होता है। हमें फिराक के शिकवे में आक्रोश का स्वर नहीं मिला। हिंदुस्तान टाइम्स का क्रोधमापक यंत्र कुछ अधिक सुकुमार होगा। मुझे सिर्फ एक रोड के रोने का स्वर मिला जो दूर दुर्भाग्य को अपने सुहाग के लुटने के साथ जोड़ देती है। सांस्कृतिक गतिरोध फिराक का है, हिंदी प्रदेश का नहीं, और इस गतिरोध का कारण हिंदी नहीं है बल्कि हिंदी को न स्वीकार करने की जिद है। हिंदुस्तान टाइम्स के सांप्रदायिक विधाता ने बनाए लल्लू और सराहे छबीले की उक्ति चरितार्थ की है। वे अपने अंग्रेजी परस्त कच्छप वृत्ति के लिए एक सहारा पाकर मग्न हैं कि उनके मर्ज में मुब्तला एक और मिला। जिसे वे रोग कहते हैं वह निदान है, और जिसे निदान कहते हैं वह उनके मन का रोग है। बड़ी सुंदर विसंगति है ये। ऐसे विरोधाभास को इतनी ललित शैली में खोल कर रख देना और इतनी स्पष्टता के साथ, इतने वक्र भाव के साथ एक व्यंग दे देना, ये केवल विद्यानिवास मिश्र ही कर सकते हैं। इसलिए इनके ललित निबंध हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, और निबंधकार हमारे लिए एक बहुत बड़ा साहित्यकार है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने समझदारी को अंग्रेजी परस्ती से जोड़ रखा है उनकी बुद्धि की दवा सिर्फ नेचुरोपैथी हो सकती है। खुले मैदान में घूमें, धूप लें, नदी में नहाएं और चक्की का पिसा खाएं, इसके अलावा दूसरी सलाह क्या दूं। लेखक जीवन की बुनियादी बात को जोड़ता है और मातृभाषा को, हिंदी भाषा को मन की भाषा कहता है चक्की का पिसा खाए। ये बात केवल हमारे राष्ट्र प्रेम, मातृभाषा प्रेम, स्वभाषा प्रेम के माध्यम से ही आ सकती है, जो निबंधकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। तो बच्चों, ये निबंध आपका पूरा होता है। आपको इसमें मैंने व्याख्या योग्य स्थल बताए हैं, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये बनता है कि हिंदी भाषा के लिए की क्या विशेषताएं हैं और हिंदी भाषा के संघर्ष की यात्रा किन किन पड़ावों से होकर गुजरी, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। एक संक्षिप्त प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको पढ़िए। वीडियो को देखने के बाद इस प्रश्न को कीजिए, और आप सबको उम्मीद करती हूँ कि दीपावली पर्व अच्छे से मनाया होगा। अब परीक्षाएं नज़दीक है और कोविड-19 की महामारी हमें कम होती नज़र नहीं आ रही है। आगे अनिश्चित और अदृश्य भयानक खौफ हमारे सामने है। तो आप सब लोग स्वस्थ रहिए और समर्थ रहिए, सक्षम रहिए। ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो को लगातार देखिए। यही अब आपका इस समय शिक्षा प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग सब इससे जुड़े रहिए। निरंतरता
गति बनाएं और कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो उसे आप व्हाट्सएप पे लिखिए और गृह कार्य बिल्कुल रुचि के साथ, बहुत तन्मयता के साथ करिए। अब परीक्षा के दिन नज़दीक है और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराइए, इसका भी महत्वपूर्ण भाग है आपके अंक योजना में।